तो आज का टॉपिक है हमारा कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस आज का टॉपिक है हमारा कार्बन। ठीक है, तो हम सब लोगों ने रेजिस्टेंस देखा होगा। उम्मीद है सबको मालूम होगा कि रेजिस्टेंस कैसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होता है कि आपके पास ठीक है, और इसमें अलग अलग कलर के स्ट्रिप होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस वाले में है, सपोज सेकंड रेड है और इससे फर्स्ट, चलिए हमारे पास दो तीन कलर ही हैं, तो मैं इसको रेड मान लेता हूँ, दूसरे पहले वाले को ग्रीन मान लेता हूँ, और एक आपके पास और होता है, तो कोई कलर और ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं थर्ड वन। ठीक है, अब और यहाँ पे होता है एक और स्ट्रिप होता है। मान लीजिए मैं इसको नाम लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, चार कलर ऐसा कुछ। आपने देखा होगा कि ऐसा आपके पास क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, जो आपने प्रैक्टिकल बीएससी में भी देखा होगा। तो जो आपके पास ये रेजिस्टेंस, ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कलर कोड। कलर कोड के थ्रू हम जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे, तब भी हम डिफरेंट कलर कोड से पता लगाते थे कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। आपके पास 10 ओम का है, 10 किलो ओम का है, तो आप कलर कोड देख के ही पता लगा सकते थे कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ठीक है, तो किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, कोई भी आपके पास जो है रेजिस्टेंस दिया हो, उसको कितने ओम का, उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो जो ये फर्स्ट दो कोड होते हैं, ये स्टार्टिंग के दो कोड होते हैं, जो दो कलर होते हैं, इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट कलर। ठीक है, फर्स्ट टू जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी समझाते हैं हम कि आपके पास फर्स्ट टू क्या होता है, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट होता है। अब सिग्निफिकेंट, और जो थर्ड वाला होता है, ये होता है डेसिमल मल्टीप्लायर। ये थर्ड वाला होता है, इसको बोलते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर, और जो ये लास्ट वाला होता है, सबसे लास्ट, ये होता है टॉलरेंस पावर वाला। क्या होता है, टॉलरेंस पावर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते थे ट्वेल्थ में। कौन सा फॉर्मूला पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कलर कोडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो हम बोलते थे बी रॉय, बी रॉय, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी रॉय, बी रॉय हैज बीन ग्रेट, हैज बीन ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सिंपली आपको एक तरफ लिखने कलर, और दूसरी तरफ आपने लिखना है फिगर, और यहाँ लिखना है आपको मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। तो सबसे पहला कलर कौन सा लिखा मैंने, सबसे जो पहला कलर है वो है बी। अब आप बोलोगे बी फॉर ब्राउन, बी फॉर ब्लैक, भूल गए कैसे? तो जो हमेशा डार्क होगा, जो ज्यादा गहरा होगा, वो पहले आएगा। अगर मैं ब्राउन की बात करता हूँ तो वो थोड़ा लाइट कलर हो गया, और ब्लैक कैसा हो गया, डार्क कलर हो गया, तो डार्क वाला पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बी का क्या मतलब हुआ, ब्लैक वाला, जिसका फिगर होता है 0, और मल्टीप्लायर कितना होगा, 10 टू दी पावर 0। फिर सेकंड बी से क्या हुआ, इस बी से ब्राउन हुआ, ब्राउन का कितना हो गया, 1 हो गया। फिर थर्ड क्या है, रेड है, आर है, तो रेड लिख दिया आपने। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑरेंज है, ओ फॉर ऑरेंज,
ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, Y फॉर येलो, और G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ठीक है। तो ब्लू के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, चलिए दो तीन कलर और बचते तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो ब्लू के बाद आ रहा है ग्रे, सॉरी वॉयलेट, वेरी गुड वाइफ है ना, तो वॉयलेट हो गया। और ये कितना हो गया, देखो रेड के बदले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6, और ये आ गया 7, और देखो अब है जी, तो दो जी है, तो पहले कौन सा आ जाएगा, जो ज्यादा डार्क है, तो ग्रीन पहले आएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ग्रे बाद में आएगा, ग्रे हो गया। ग्रे का कितना हो गया, 8 हो गया। फिर लास्ट बचता है व्हाइट, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, W4 व्हाइट, व्हाइट का कितना है, 9। अब मल्टीप्लायर कितना होगा, यहाँ 10 की पावर आप करते रहो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, यहाँ पे कितना लगेगा, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बीबी रॉय हैज बीन ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बी फॉर ब्राउन, सॉरी ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, जो पहले डार्क कलर आता है, जैसे आप देख रहे होंगे 2 जी है, तो हमेशा ग्रीन वाला जो डार्क, जो ज्यादा डार्क होता है, तो वो पहले आएगा, ठीक है। तो अ, जैसे वॉयलेट और ब्लू की बात करते हैं, तो वॉयलेट पहले आता है, सॉरी ब्लू पहले आता है, ठीक है। तो ऐसा आप कर लोगे इसको। चलिए, तो एक और चीज है यहाँ पर हमारे पास, जो हमने कहा था, ये तीन तो हो गए, ये मल्टीप्लायर हो गया, थर्ड वाला मल्टीप्लायर भी हो गया, ये दो सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखाता है। अब ये जो फोर्थ वाला, ये क्या दिखाता है, इसको बोलते हैं, क्या वो लिखा था हमने, टॉलरेंस पावर, टॉलरेंस पावर, टॉलरेंस पावर, ठीक है। चलिए, तो टॉलरेंस पावर में क्या है, एक साइड लिखोगे आप कलर, दूसरी तरफ लिखोगे आप टॉलरेंस कितना होगा। तो इसमें सिर्फ दो कलर होते, तीन कलर होते हैं, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, दो कलर होंगे इसमें, या फिर कोई कलर नहीं होगा, नो कलर, ठीक है। तो अगर ये है तो इसका गोल्ड का मतलब होता है 5%, टॉलरेंस होता है 5%, और ये अगर सिल्वर है तो 10% होगा टॉलरेंस, एंड अगर नो कलर होगा तो 20% होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई रेजिस्टेंस दिया है, इसमें इन्होंने कहा कि पहला कलर मान लीजिए ये है, और दूसरा कलर मान लीजिए ये है, और तीसरा कलर मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास दो तीन कलर ही ऐड है, अब इसको मैं सिर्फ वाइट से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कोई रेजिस्टेंस है एक, ये कोई एक रेजिस्टेंस है, और इस कलर को बोला गया कि ये जो कलर है, मैं व्हाइट नहीं लिख के मैं इसको सिल्वर बोल रहा हूँ, सिल्वर, ये सिल्वर है। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, आर कितना होगा। ये आपके पास कोई एक दे दिया, तीन कलर मैंने ऐसे रैंडम कलर बना दिए,
तो सबसे पहले देखो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। अब देखो कैसे याद रहेगा, हमने कहा था बीबी रॉय हैज बीन ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यही तो। अब ग्रीन बोला है तो ग्रीन ये आ जाएगा। ये कौन से नंबर पे है, ये 0 से शुरू हुआ था, 0 1 2 3 4, ये आ गया 5, तो आपने लिख दिया इसके बदले 5। ये दो स्टार्टिंग के दो क्या होते हैं, फिगर होते हैं, फिगर, ठीक है। फिगर क्या थे हमने लिखवाए थे, क्या फिगर वैल्यू जो ये है, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है, येलो। अब येलो के लिए देखो यहाँ पे, ये कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर। तो आपने कहा जो सेकंड वाला है ये है येलो, तो येलो किस नंबर पर है, 4 नंबर, तो आपने कहा 4। अब थर्ड क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर। थर्ड का क्या, रेड, रेड का क्या होता है, 3। 2 है ना रेड का, तो 2 कितना करोगे, 10⁻²। रेड का देखो यहाँ पे, तो मल्टीप्लायर देखोगे, अगर रेड का देखना भी चाहोगे तो देख सकते हैं, रेड का मल्टीप्लायर 10⁻², ठीक है, नहीं तो यहाँ से कर लीजिए ऐसे काउंटिंग। अब प्लस माइनस टॉलरेंस फैक्टर, क्या सिल्वर कलर का है तो टॉलरेंस फैक्टर कितना लगेगा, 5%। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छा सिल्वर है, सॉरी ना, सिल्वर के लिए कितना होता है, 10% हो। अब कभी कभी क्या होता है आपके साथ चालाकी दिखा दी जाती है, चालाकी कैसे दिखा दी जाती है, ये 10% नहीं लिख के आएगा, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के आ सकती है। कितना आएगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको 5400 लिखूं, प्लस माइनस 10, इसका क्या क्या लिखा है, परसेंट। तो ये 10% किसका परसेंट है, इस 5400 का। तो आप आसानी से 5400 का 10% निकाल दोगे। तो कभी कभी क्या होगा आपके पास, 5400 का 10% निकल जाएगा, यानी ये कैसे लिखा जा सकता है, ये जो आर है ये ऐसे लिखा जा सकता है, आर इक्वल टू 5400 प्लस माइनस 10% ऑफ 5400, तो आप लिख दोगे कितना, 5400 इंटू 10/100, यही तो होगा 10%। दोनों एक कैंसिल हो गए तो ये कितना हो गया, तो आर इक्वल टू 5400 प्लस माइनस 540, 540 ऐसा भी लिख के आ सकता है। अब इसके दो कंडीशन है, प्लस माइनस। तो अगर आप देखोगे प्लस माइनस की कहानी, अब प्लस कब यूज होता है, माइनस कब यूज होता है, दो चीजें प्लस माइनस। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, अगर टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा हो और एक बार आपका टेम्परेचर घट रहा हो, तो अगर टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर तापमान घट रहा होगा तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 5400 प्लस 540, और यहाँ कितना है, आर इक्वल टू 5400 माइनस 540। आपके पास यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 4860, यहाँ कितना आ जाएगा, 5940, ठीक है। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन करा दिया, ऐसे आपके पास बाकी क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ठीक है, जो भी कलर कोड आपके पास पूछा जाएगा। ठीक है, इतना। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला कॉम्बिनेशन है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन,
सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है आपके पास, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, वो ऐसे सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इनके पास एक क्या है, ठीक है, और आपके पास मान लीजिए यहाँ से कोई बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल क्या है, तो इसमें क्या है आपके पास, मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3। तो हमेशा याद रखो कि जैसे हम पहले भी कहते थे कि अगर पहले इसके उल्टा कहते थे, इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। कैसे इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाएंगे हम इसको, ऐसे बन जाएगा ये आर इक्विवेलेंट, और आपके पास क्या आ जाएगा, एक बैटरी पोटेंशियल आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो अगर जब भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पहली बात क्या है इसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगी, क्या रहेगी, आई इज सेम। दूसरा, V इज डिस्ट्रीब्यूटेड, B डिस्ट्रीब्यूटेड है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वहां पे भी कहते थे हम जब आप कैपेसिटर पढ़ा हुआ। थर्ड चीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे मान लीजिए हम नोट करके कुछ बातें कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसे रेजिस्टेंस n तक गए हैं, n इक्वल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए अगर आपके पास लेट सपोज ये कोई पहला था जिसका रेजिस्टेंस R है, ये दूसरा था, इसका रेजिस्टेंस भी R है, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपके पास, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, एन आर, सिंपल सा एन, मतलब जितने तक भी पूछा, अगर उनका सेम रेजिस्टेंस हो, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तीसरे वाले का भी आ रहा है, चौथे वाले का, तो ये कितना आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस हो, एक का 10 ओम है, दूसरे का भी 10 ओम है। आप बोलोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, आप सिंपल सा कर दोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 है और 10 है, तो कितना जाएगा 20। ठीक है, क्लियर है इतना। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आप देखोगे जब आपके पास क्या आया था फॉरेस्ट, क्या था, फॉरेस्टर का पेपर, उसमें ऐसा कुछ आया था क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन में सारी चीजें मैं करवा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए एक क्वेश्चन कराएंगे ताकि हमको सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट दे रखा है, दो रेजिस्टेंस का सर्किट काफी है, कह रहे हैं कि मान लीजिए 20 वोल्ट है और ये है R1 जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और ये R2 है जिसका कितना रेजिस्टेंस 6 ओम। कह रहे हैं कि सारी चीजें मैं फाइंड कर लेता हूँ एक ही क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया कि आर इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि आई कितना निकला सेल से, आई फ्रॉम करंट फ्रॉम सेल से, ये जो सेल से आई निकलेगा ये कितना निकलेगा, ये भी पूछा है, आई फ्रॉम द सेल। थर्ड चीज, आई इन, यही यही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आई इन ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना होगा, इस वाले में कितना करंट आएगा, इसके पास कितना करंट आएगा, ईच रेजिस्टेंस। नंबर 3, नंबर और क्या बन सकता है, हाँ चलिए नंबर 4 हम बोल सकते हैं, वी इन ईच रेजिस्टेंस।
अभी अगर आप लोगों ने पीछे देखा होगा तो सबके दिमाग में ही आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया पीछे कि आई तो क्या रहता है, क्या बताया, आई इज सेम, बिल्कुल बताया। पर ये भी तो बताया वी डिफरेंट होता है। तो आप ऐसा नहीं कहते, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट का आंसर देखिए, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सीरीज में दोनों जुड़ जाएंगे, 4 + 6 = 10। तो अब जो ये बैटरी को ये दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा ये, और ये बैटरी लगी है, ठीक है। इस बैटरी को ही, ये तो 20 वोल्ट की है। अब ये आर इक्विवेलेंट कितना बन गया, 10 ओम का। अब कह रहे हैं कि इससे कितनी करंट निकलेगी, तो आप सिंपल सा कर दोगे यहाँ पर सेकंड वाले के लिए, इस सेल से कितनी करंट निकलेगी। तो बैटरी को कभी भी ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाले नहीं दिखते, बैटरी को ये इक्विवेलेंट दिखेंगे, पैरेलल में हो या सीरीज में हो, ये हमेशा बैटरी को इक्विवेलेंट दिखेंगे। तो बैटरी को अब दिख रहा है कि 10 ओम है, तो सिंपली आप क्या करोगे, आई इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ जानते हैं, वी इक्वल टू 20 है, और आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, 10 आया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर की करंट आ गई। तो आप कह रहे हैं कि जो ये आई निकली है 2 एम्पियर की है, ये जो आई निकली है कितनी एम्पियर की है, 2 एम्पियर। थर्ड चीज क्या बोला कि कितना आई होगा ईच सेल में, तो आप कह रहे हो ठीक है क्योंकि आई सेम है, तो आपने कहा जो आई यहां से निकलेगा वही आई इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो आपने कहा कि आई हर एक सेल में कितना है, 2 एम्पियर है। अब फोर्थ वाला देखो, आपसे पूछा है, जब आप फॉरेस्टर के देखोगे करंट ही पूछा था आपसे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर वी है, वी क्या होगा, इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई लेवल का हो रहा है, तो अपना फॉरेस्टर का एग्जाम उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो हाई लेवल नहीं हो रहा है, एग्जाम का लेवल ही अप हो गया है, ठीक है। तो अगर मे बी नहीं समझ आ रहा तो आप या तो क्लास में, लाइव क्लास में रहिए, तो आप एक एक डाउट पूछ लिए, या फिर 2 बार देख लीजिए वीडियो, तब जाके आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो मे बी कुछ डाउट हो सकता है, ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि वन लाइनर यहाँ पर अब नहीं बनने के ज्यादा चांसेस है। वन लाइनर मे बी बन सकते हैं, मे बी नहीं बन सकते, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा टीचिंग में आने का, ये मौका है तो इसको छोड़े नहीं, ठीक है। तो जिस हिसाब से मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहा है। हम्म चलिए, तो चलिए अब जो है सिंपल सी, अगर मैं ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी वी निकालना हो मुझे, पहले वाले इसमें निकालना, मान लीजिए इसमें V1 है, इसमें V2 है, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1, इसमें I इंटू R1। आई तो सब में सेम है, आर कितना है पहले वाले में 2, तो कितना जगह है 8 वोल्ट। और अगर V2 की बात करूं तो आई आई तो सब में सेम है, R2 तो 2 × 6, तो ये कितना जगह 12 वोल्ट। सारे क्वेश्चन एक में ही आ गए, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है, जब भी आप लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, अगर डाउट होते हैं तो ये आप लाइव क्लास में पूछ लीजिए, और ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, जितना कोर्स करवा रहा हूँ, जितनी चीजें करवा रहा हूँ, उतनी चीजें करनी पड़ेगी। अब कोई चीज छोड़ के नहीं जा सकते, 20 मार्क्स के लिए कह रहा हूँ, 20 मार्क्स के लिए पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पार्ट है, एग्जाम का पार्ट है ये भी, ठीक है। चलिए, इतना मुश्किल नहीं है, आप एक एक चीजें अगर रिलेट कर रहे होंगे तो मैंने पहले दिन से ये चीजें रिलेट करवाई है, ठीक है। चलिए, और मैं बता दूं आपके पास एलटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ इसी टॉपिक से आया था, पावर मैक्सिमम पावर, पावर लॉस का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए पैरेलल में क्या है, मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस ऐसा दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है। तो बस ये आप दो तीन बातें ध्यान रखोगे, क्या है, वहां I सेम होता था, यहाँ V सेम होता है। V सेम मतलब अगर वोल्टेज यहाँ से V निकल रहा हो तो इस पे भी V होगा, इस पे भी V होगा, इस पे भी V होगा।
पर आई डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे वहां पर वी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पर आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मतलब बंटा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बंटा हुआ मतलब आई वन पहले वाले में जा रहा होगा, इस वाले में आई वन जा रहा होगा, इसमें आई वन जा रहा होगा, इसमें आई टू जा रहा होगा, इसमें आई थ्री जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तब जाके टोटल। और थर्ड क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, जैसे पहले करते थे हम कैपेसिटेंस के केस में। और इसके बदले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर जब आप लिख लोगे आप, तो इनका सबका एक रेजिस्टेंस बनेगा, इन सबका एक रेजिस्टेंस बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे आप, आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी एक बैटरी है जो आपके बी पोटेंशियल लगा हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाए, या इसी का केस ले लें कि अगर बहुत सारे एन इक्वल रेजिस्टेंस, अगर आर वन की वैल्यू भी आर हो, आर टू की वैल्यू भी आर हो, आर थ्री की वैल्यू भी आर हो, तो अगर कभी भी नोट करके, जैसे लास्ट टाइम पीछे कह रहे थे हम कि अगर सब इक्वल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं, इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस, एन इफ एन registers of equal resistance, equal resistance R है मतलब सब R कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R अपॉन N, वहां पर क्या होता था, ये है पैरेलल के केस में, जैसे ऊपर ही लगा लीजिए कितने हैं, अगर अगर एग्जांपल के तौर पर अगर क्या हो कि अगर R1 बी R2 और R3 किसके इक्वल हो, R के इक्वल हो, तो ऊपर वाला केस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R अपॉन कितने हैं, तीन, तो यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, शॉर्टकट है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको ज्यादा समझ आएगा ये कंसेप्ट, कि सेम क्वेश्चन करेंगे हम जैसे हम पिछली बार क्या थे, कॉमन को, चलिए पिछली बार तीन का लिया था, आपकी बार दो ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई 12 वोल्ट की, या फिर कितना है, इसको 12 वोल्ट बोलते हैं, जो भी है, चलिए 12 वोल्ट ही बोल देते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो। ये कोई रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आपसे सारी चीजें जो पीछे थी वही पूछी गई। पहली चीज क्या पूछी गई, आर इक्विवेलेंट बताओ जिसका। दूसरा क्या पूछा गया, आई कितना निकला, इस सेल से कितना निकलेगा आई, आई फ्रॉम सेल, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वी फिक्स होता है वहां पर। नंबर थ्री क्या पूछा था, आई इन ईच रेजिस्टेंस, नंबर चार पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, दो रेजिस्टेंस है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन 12, तो 12 एलसीएम, दो प्लस एक, 1/4, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 4 आ गया। तो नेक्स्ट सेकेंड केस क्या पूछा है
कि सेल से कितनी निकलेगी, तो ये सेल को हमेशा ना इक्विवेलेंट वाला दिखता है, तो ये सेल ऐसा बन जाएगा अभी, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। सेल को हमेशा मैंने कहा क्या दिखता है, इक्विवेलेंट वाला, तो इक्विवेलेंट वाला कितना है 4 ओम, और ये कितना 12, तो इसमें कितनी करंट आएगी, आई इक्वल टू वी बाई आर। अब यहां से V है 12 और R है 3 एम्पियर आ जाएगी। आप कह रहे हैं थर्ड केस ईच रेजिस्टेंस में कितनी होगी, क्योंकि V तो फिक्स है, यहां पर भी V होगा, यहां पर भी V होगा, लेकिन I जो होगा, I होगा, इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा, ठीक है। तो अगर मैं चौथा क्वेश्चन करूं यहाँ पे, फोर्थ वन, कितना होगा, सब में कितना निकल जाएगा अभी, V कितना निकलेगा, यहाँ 12 वोल्ट है, सब में 12 वोल्ट ही निकलेगा ना, यहाँ से 12 वोल्ट निकला, तो V तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट ही आएगा, इस पे भी 12 वोल्ट, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, तो आपने कहा V इक्वल टू 12 वोल्ट। पर अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या कह रहा है कि प्रत्येक सेल में करंट कितना रहे, तो आपने कहा जो है I इक्वल टू कितना रहेगा, I इक्वल टू V बाई R होता है, तो V कितना, V तो फिक्स है 12, लेकिन इसका R अलग है, इसका R अलग है, इसका 6 है, तो ये 2 एम्पियर आ जाएगा, और जो इसका सेकंड वाला है I2, इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो कितना रहेगा, V बाई R। V तो फिक्स है, क्यों फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है ना V सेम I डिस्ट्रीब्यूटेड, तो V तो 12 ही है, लेकिन अब की बार रेजिस्टेंस भी कितना है 12 ओम, तो कितना रहेगा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जो लोग लाइव है उनको ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आपने इस साल के जितने भी एग्जाम हैं सब देख लिए होंगे, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर हो या फिर फॉरेस्ट, क्या है, फॉरेस्टर का एग्जाम था, सब में क्वेश्चनों का लेवल अच्छा था। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में देखो आप जरा, क्वेश्चनों का न्यूमेरिकल लेवल डाला हुआ अच्छा, तो आप इस उस पे नहीं रहे कि ओनली थ्योरी के क्वेश्चन आए, ठीक है। व्हेन अ वायर, ठीक है, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा है कि अगर कोई वायर है, समझ जाओगे हिंदी वाले हिंदी में समझ जाओगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ जाओगे, मैं, ठीक है। अगर कोई वायर है हमारे पास, मान लीजिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ L है मान लीजिए इस वायर की, और रेजिस्टेंस मान लीजिए इसमें R है, और इसको मोड़ा जाता है सर्कुलर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मोड़ा जाता है, इंग्लिश वाले जानते हैं मोड़ने को क्या बोलते हैं, बेंट, और इससे एक सर्कुलर वायर बनाई जाती है, ठीक है, क्या बनाई जाती है, सर्कुलर वायर बनाई जाती है। क्या लिखा है, इसको पूरा लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं ना, आपको एक समझ आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अभी तक जितना पढ़ा हमने, दोनों कंसेप्ट यूज करेंगे हम, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अ लेंथ L, लंबाई L तथा रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, R है, बेंट इनटू अ
complete circle, resistance between two diametrically opposite points. लैंग्वेज इसलिए लिख दी कि आपका पेपर में ऐसी लैंग्वेज आई, विल बी। ए ऑप्शन है r/4, बी ऑप्शन है 4r, सी ऑप्शन है r/8 एंड डी ऑप्शन है r/2। चलिए ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि एक वायर है जिसकी लेंथ l है, उसके पास रेजिस्टेंस r है, उसको बैंड कर दिया गया, बैंड इनटू कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल में बैंड कर दिया गया टू अपोजिट, बैंड इनटू कंप्लीट सर्कल, रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, डायमेट्रिकली अपोजिट तो यही हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर सर्कल में तोड़ ब्रेक कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ l/2 ये रह जाएगा, ऊपर l/2 ये रह जाएगा। तो रेजिस्टेंस भी आप जानते हैं क्योंकि R इक्वल टू कितना था, रो l/a। तो अगर लंबाई चेंज नहीं हो रही है, लंबाई सेम है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब आप बोले कुछ दिन तो आपने एरिया के केस में भी करा है, वहां पर लेंथ चेंज हो रही थी, यहाँ पर लेंथ चेंज नहीं हो रही है, लेंथ L ही है, वहां 2L हो गया था। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/2। अब मतलब अब कह रहे हैं कि जो इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा। तो ये ऐसा बन गया, ये और ये, एक पॉइंट बी ये बन गया, पॉइंट ए ये बन गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया R/2, इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया R/2। तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों पैरेलल में। तो आप क्या बोलते हो, R/n, R कितना दे रखा, R/2, n कितना है 2, दो ही तो है, 1 2, तो कितना हो जाएगा R/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास ईएमएफ, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसको बोलते हैं ईएमएफ। नाम से पता चल रहा कोई फोर्स होगा, पर ऐसा क्या है, कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्या है, कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जितना फोर्स लगता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो तीन डेफिनेशन बुक्स लिखती हैं। एक पहली डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है दो टर्मिनल के बीच। पर तब मान लीजिए क्या है, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। अब इनके बीच आपके पास हो सकता है कि कुछ क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस हो, एक क्या हो, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, ये कुछ और है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट, जब उसमें कोई भी
करंट नहीं फ्लो हो रही हो, जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। लिख सकते हैं क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच का जो है, टू टर्मिनल ऑफ सेल, ऑफ सेल व्हेन नो करंट, नो करंट, अभी समझाऊंगा टर्मिनल वोल्टेज और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। नो करंट फ्लो मतलब ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए ये दो टर्मिनल है, इनके बीच में एक बैटरी दी है, यहां से एक इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मान लीजिए। तो अभी अभी जो इनके बीच निकलेगा वो निकलेगा ईएमएफ, इन दोनों टर्मिनल के बीच, क्योंकि ये ईएमएफ निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है अभी, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होता है? नो करंट फ्लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच किसी भी सेल में, जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। और या तो हम दूसरी डेफिनेशन बोलते हैं कि इसको किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में क्या कराया जाता है? मूव कराया जाता है अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट एज इंटरनल सर्किट, ठीक है, एज एक्सटर्नल एज इंटरनल सर्किट, ठीक है। तो ये है, इसको सिंबल क्या करते हैं, इसको सिंबल्स दिखाते हैं, हम किस सिंबल से दिखाते हैं? सिंबल जो है इसका ऐसा कुछ होता है, ये छोटी, या फिर इसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं ऐसा लिख दूं, इसको ही ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। और ये एक रेजिस्टेंस है जिसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो स्मॉल आर है, ये क्या आपके पास? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं? आर से, स्मॉल। इंटरनल रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है, ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसी भी मटेरियल में हो, या किसी इलेक्ट्रोड में हो, या किसी सेल में हो, किसी सर्किट में हो, जो कि मतलब करंट को क्या करता है? रोकने का काम करता है, यानी उसको क्या है, उस सेल में जो है करंट फ्लो होने से रोकता है, ठीक है, ठीक है। तो इज इंटरनल रेजिस्टेंस। और ठीक है, तो ये जो है आर, तो हमेशा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एल सीरीज में होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे, करंट कितनी आएगी इसमें? करंट जो आपसे पूछी जाती है, आई इक्वल टू ई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि चलिए अब दो चीज और है आपके, चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए बताइए क्वेश्चन, लेक्चर का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे है। कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में मतलब क्या दे रखा है? अभी बताऊंगा मैं, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल ना होके क्या ये, ठीक है। तो आपके पास ईएमएफ दे रखा कितना? 6 वोल्ट। और नेक्स्ट है आपके पास फॉर टू, चलिए ये इसको क्वेश्चन नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए दो तीन चीजें और लिखवा देता हूँ मैं आपको, जैसे आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है,
टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, चलिए दो तीन चीजें इसमें इसमें कहा कि खुले परिपथ में का जो है वोल्टेज डिफरेंस इतना है, चलिए कर सकते हैं इसको बाद में। टर्मिनल वोल्टेज जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज में एक्सप्लेन करूंगा पहले। चलिए कोई ट्राई कर सकता है तो कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए दो तीन चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले थोड़ा टर्मिनल वोल्टेज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट करेंगे उसको। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इस बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कि आपके पास मान लीजिए कि कोई ऐसा सर्किट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि 20 ओम है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक बैटरी दी है। बैटरी का जो वोल्टेज है वो 2.1 दे रखा है, और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लग रखा है कि ये आर है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई, आई की वैल्यू दे रखी है आपके पास, मान लीजिए 0.2 कर देते हैं, 0.2। चलिए बताइए कि आर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ए ऑप्शन दे देता हूं मैं, 0.2 ओम। बी ऑप्शन है 0.5 ओम, एंड 1 ओम, एंड कुछ और भी हो सकता है ऑप्शन में, जो सॉल्व करने से पता चलेगा। तो सिंपल सा है, आई इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, ई अपॉन मतलब एप्सिलॉन, मतलब ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर। तो आई दे रखा है 0.2, ये दे रखा है 2.1, और कैपिटल आर 20 पार। सॉल्व करेंगे 10, 10 से कट जाएगा तो ये 221। यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास, ये आ जाएगा 40 प्लस 2r इक्वल टू 21। ठीक है, तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 21 इधर गया तो कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा हो गया ना। ठीक है, चलिए इसको 10 कर दो, आई थिंक नोट ठीक रहेगा। चलिए 10 कर देते हैं, बड़ा हो रहा है। 10 ओम कर दे रहा हूँ मैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 कर दो बस, तो कितना हो जाएगा, 10 होने से ये कितना हो जाएगा 20, 20। तो ये कितना हो जाएगा 1, आर इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 ओम। ऐसा सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जिसकी बात कर रहा था मैं, टर्मिनल वोल्टेज की, ताकि वो क्वेश्चन जो हमारे पास था लेक्चर का वो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, या इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, इसको भी। अच्छा, इसमें क्या अंतर होता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल लिख सकते हैं, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है
जैसे कि क्या है ईएमएफ, इसमें करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, फ्लो होती है। मतलब जैसे हमने पिछले कहा था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी लगी है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ओपन किया था ना, तो अब की बार क्लोज होगा। ये ई है, ई है, ये आर है, तो अब की बार इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। ओपन नहीं, ये क्लोज होता है, क्लोज। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्लोज बोलेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, क्लोज। मतलब एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से समझोगे आप। ईएमएफ क्या है? जब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल है कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पर है, ये मान लीजिए 18 वोल्ट है, और ये मान लीजिए 4 है, 4 ओम है, और यहाँ मान लीजिए 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ। अब ये जो, जब करंट नहीं फ्लो हो रही है तब क्या होता है, इस इन टर्मिनल के बीच में लगा हुआ ईएमएफ। तो आपने कहा ईएमएफ तो 18 है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज होगा कि आई इक्वल टू कितना होगा, वी बाई आर। अब आप जानते हैं कि कितना आ जाएगा, ये 18 है, ये नीचे का आर क्या हो जाएगा, ये वाला आर और ये वाला आर दोनों जुड़ जाएंगे तो ये होगा 6, तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। अब देखो 3 एम्पियर हो गया, तो जो पुटिन टर्मिनल वोल्टेज हो गया वो कितना हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, अगर मैं इसके अक्रॉस पूछूं 4 वोल्ट के अक्रॉस, तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। टर्मिनल वोल्टेज क्या, क्योंकि I इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो अगर V पूछा है आपसे तो आई आर होगा, आई आर हो जाएगा। I कितना है, I तो 3 है, R कितना है 4 है, तो कितना आ गया 12 आ गया, किसके अक्रॉस, इस वाले R के अक्रॉस। और अगर टर्मिनल वोल्टेज किससे अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस पूछा गया इसके, तो कितना जाएगा आई आर, यानी 3 इंटू 2 6 वोल्ट। समझ गए, जब करंट फ्लो होती है तब टर्मिनल वोल्टेज आता है, जब करंट फ्लो नहीं होती है तब ईएमएफ आता है, बस इतना है। ठीक है, अब टर्मिनल वोल्टेज इन डिफरेंट सिचुएशन, टर्मिनल वोल्टेज इन डिफरेंट सिचुएशन, सिचुएशन टर्मिनल वोल्टेज इन डिफरेंट सिचुएशन। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा डिफरेंट सिचुएशन, मान लीजिए आपके पास ईएमएफ है और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो पहला केस, दो केस बनते हैं जब भी डिफरेंस है, एक होता है डिस्चार्जिंग वाला, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, करंट बाहर आ रही होती है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट क्या आ रही है, ऐसे बाहर आ रहा है। तो इस टाइम जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो होता है ई माइनस आई आर। आई करंट आ रही है, आई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये वाला। तो इसको टर्मिनल वोल्टेज को वी भी बोलते हैं, ये ई मतलब ईएमएफ आई आर। 99% जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास इससे आएंगे। बी ऑप्शन इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होता है, ठीक है, चार्जिंग, ये क्या चार्जिंग कब होता है, जब करंट क्या हो रहा होगा, इनसाइड जा रहा होगा। इसके टाइम पर जो V होगा वो E प्लस होगा आई आर। आप बोलो क्यों, क्योंकि ये जो पोटेंशियल आया वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमसे पूछा गया था लेक्चर में। अब ये ध्यान रहेगा आपको, देखो क्या पूछा था इन्होंने हमसे। हमसे पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओपन सेल, जब भी ओपन की बात आए तो वो ईएमएफ होता है। ईएमएफ कितना आ गया, 6 आ गया, 6 वोल्ट। फॉल 4 वोल्ट व्हेन करंट, जब भी मैंने कहा क्या कहा था कि जब भी करंट आ गई तो वो क्या रहेगा, जब करंट हो गई तो वो टर्मिनल वोल्टेज बनता है, जब भी करंट हो गई तो वो टर्मिनल वोल्टेज बनता है, क्या बन गया 4 वोल्ट। जब कुछ नहीं था, यहां तक देखो, यहां तक देखो लिखा हुआ है, कुछ नहीं था यहां तक का ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब ईएमएफ है, वो ई है। ठीक है, अब जब भी करंट कर दिया, व्हेन करंट इज फ्लो, जब करंट फ्लो होने गया वो तो टर्मिनल वोल्टेज बन गया। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी, आई की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 एम्पियर। कह रहे हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अभी अभी पढ़ा हमने
क्या पढ़ा? V इक्वल टू E माइनस आई आर। V कितना दे रखा है 4, E कितना दे रखा है 6, I कितना दे रखा है 2 R। ये इधर आ जाएगा तो 2R इक्वल टू 10, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 5 है किसी ऑप्शन में? 5 तो नहीं है, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम्म गलत तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, और पढ़ लेते हैं दोबारा हम क्वेश्चन। हम्म ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, या हमने गलत कर दिया? अच्छा अच्छा। अच्छा, ये माइनस में आ जाएगा ना, गलत कर दिया हमने, यहाँ गलत कर दिया ना। क्या गलत कर दिया? ये इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ये भी 2 है, तो R इक्वल टू 1। डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्लियर है? जी, तो ऐसे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। हम्म, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स लॉ, और साथ में पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपके पास हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, सारी चीजें पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही।